हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? जितने भी लोग यहाँ पे हैं एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड इवनिंग। कल्पना, क्षितिज, राहुल, रवि, प्रियेश, सोनल, पंकज, प्रिंस, सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करो। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग ज्यादा टाइम डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा क्या है, मेजरमेंट का आज का लास्ट क्लास है ना। मतलब 6 लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। डेली हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है। मतलब ऑलमोस्ट अगर कुछ कुछ क्लास में हमने कम भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो 150 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि CBT 1 में अच्छे खासे वेटेज आपका दिखाएगा यहाँ पे ना ये। तो चलो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। आप लोग को करना क्या, पंकज आपने जो डाउट पूछा था वो क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, जो आपने डाउट पूछा है उसको क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो और जो आपको सही लगता है वो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। एन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ईडीएम। इस इंस्ट्रूमेंट का शॉर्ट फॉर्म जो हम बोले या फिर मोस्ट पॉपुलर नाम जो बोलते हैं वो क्या होता है, ईडीएम। ईडीएम को कैसे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, ईडीएम को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन मतलब पॉइंट 1 दिया है, वॉट मीटर एंड VAR। VAR का मतलब क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव मीटर। वॉट मीटर क्या करता है, एक्टिव पावर को रीड करता है। VAR रिएक्टिव पावर को रीड करता है। सेकेंड पॉइंट दिया है, पावर फैक्टर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर। ऑप्शन सी, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताना है कि आपका जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है इनमें से किन किन चीजों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ऑल ऑफ द अबव, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सभी लोग बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग बताएंगे कि हमारा जो ये ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आंसर सभी को करना है ना। प्रिंस बोल रहे हैं बी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। सोनल बोल रही हैं बी। पंकज भी बोल रहे हैं बी, और बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। मतलब हम ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं एक बार समझो। ईडीएम के थ्रू हम लोग, ठीक है ना, पहली बात समझना, हम एमीटर बना सकते हैं, हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं, हम लोग चाहे तो वॉट मीटर भी बना सकते हैं। ठीक है ना। और चाहे तो हम लोग, याद रखना अगर आपको पता होगा, ईडीएम के थ्रू हम लोग पावर फैक्टर भी मेजर कर ले रहे थे, है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉस ऑफ 5 = 2, नहीं था आपका फॉर्मूला वहां पे, कॉस ऑफ टेन इनवर्स √3 W - W2 वाला जो फॉर्मूला था, उसके थ्रू हम लोग पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी रीड हम लोग नहीं कर सकते, है ना। फ्रीक्वेंसी को रीड करने का ऑप्शन वहां पे नहीं था। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट तो होगा नहीं, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट हमारा होगा, है ना। पावर फैक्टर मीटर हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी। समझ में आई बात सभी को? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार। एन ऑसिलोस्कोप मेजर, जो आपका ऑसिलोस्कोप होता है ना, वो क्या मेजर करता है। ऑप्शन ए, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना, सभी लोग बताओ। ऑसिलोस्कोप मतलब क्या होता है, सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात कर रहा है ना। ऑसिलोस्कोप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सीआरओ की बात करना चाह रहा है यहाँ। ऑसिलोस्कोप मतलब क्या, सीआरओ की बात कर रहा है। तो हमारा सीआरओ क्या मेजर कर सकता है, तो क्या बोलोगे आप सभी लोग इसका आंसर। सभी लोग बताओ इसका। जो हमारा ऑसिलोस्कोप होता है, सीआरओ होता है, वो कौन सी वैल्यू को रीड करता है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा।
सोनल बोल रही है ए, बाकी लोग भी आंसर करिए ना, एक के आंसर करने से क्या होगा। क्षितिज बोल रहे हैं सी। नहीं, सी तो नहीं हो सकता। देखो एक चीज समझो, मेजर करना और कैलकुलेट करने में डिफरेंस होता है। मेजर करना और कैलकुलेट करने में डिफरेंस होता है ना। जैसे अगर बात करूं तो आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा सीआरओ है ना, वो पीक टू पीक वैल्यू, वी पीक टू पीक को मेजर करता है। अगर हमने पीक टू पीक को मेजर कर लिया तो उससे हम पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उससे हम आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उससे हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये सब भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे मेजर बोला गया, वर्ड मेजर। तो याद रखना, मेजरिंग और कैलकुलेटिंग में डिफरेंस होता है। हमारा जो ऑसिलोस्कोप है वो पीक टू पीक वैल्यू को मेजर करता है, लेकिन उसके थ्रू हम बाकी सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए। वेरी गुड सोनल, आपका करेक्ट आंसर है। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है ना पंकज, आपने भी सी बोल दिया, सी नहीं हो सकता यार, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। इसका भी आंसर बताओ, इसका भी आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। एक्स वाई रिकॉर्डर, क्या क्वेश्चन आपके पास, एक्स वाई रिकॉर्डर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है भाई, है ना। आपको पता चल रहा हो कि आप ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो जो शायद से आपने पहले नहीं किए हो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ये नहीं कि मैं आपको वही वही क्वेश्चन बार बार कराऊं, है ना। हमारा काम यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, और बन रहे हैं, है ना, ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, एक्स वाई रिकॉर्डर क्या करता है। ऑप्शन ए, रिकॉर्ड वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ऑप्शन बी, रिकॉर्ड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम on y-axis. Option C, required quantity on y-axis with respect to time on x-axis. Option D, required quantity on x-axis with respect to length on y-axis. सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। नहीं बनता तो तुक्का मारो, एबीसीडी में तुक्का क्या मारोगे बताओ, ट्राई करो। एबीसीडी में से तुक्का मारना हुआ तो क्या मारोगे, तुक्का ही मार के देख लो। थर्ड का ए, सोनल बोल रही है ए, बाकी सभी लोग बताएंगे। एक्स वाई रिकॉर्डर किस लिए यूज होता है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्स वाई रिकॉर्डर यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई रिकॉर्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी पहली क्वांटिटी, आपकी सेकंड क्वांटिटी एक्स है, पहली क्वांटिटी एक्स है, दूसरी क्वांटिटी वाई, नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती है ना। यहाँ पे आप चाहो तो करंट रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे वोल्टेज रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे फ्लक्स रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे रिलक्टेंस रख सकते हो। एक्स वाई रिकॉर्डर क्या होता है, एक क्वांटिटी को रिकॉर्ड वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि आपका पहला क्वांटिटी एक्स है, दूसरा क्वांटिटी वाई है, और ऐसा नहीं कि दूसरा वो टाइम के एक्सिस में होगा। यहाँ पे जो टाइम बोला वो गलत बोल रहा है, यहाँ पे भी टाइम बोला वो गलत बोल दिया गया, यहाँ पे लेंथ बोल दिया गया, गलत बोल दिया गया। हमको नहीं पता, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इसका ए। समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है। चलो एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को देखना। द गिवन लिसाजियस पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर फेज एंगल ऑफ, ये आपको लिसाजियस पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है ना। ये आपको क्या देखने को मिला, लिसाजियस पैटर्न। तो आपका फेज डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि आपको जो लिसाजियस फिगर मिला है वो क्या मिला है, सर्कल, हाँ या ना, ये क्या है, ये बताओ। ये क्या बना है यहाँ पे, सर्कल बना हुआ कि नहीं बना हुआ, सर्कल बना हुआ। और सर्कल कब बनता है, जब आपका फेज डिफरेंस क्या हो, 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो। चेक कर लो भाई, 90 एंड 270 आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 90 या फिर 270, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन क्या है,
अ डुअल ट्रेस सीआरओ, a dual trace CRO has number of time based circuit ऑफ। इसका मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक गन है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे गन है, और इस गन में यहाँ पे जो बुलेट्स निकल रही हैं वो दो निकल रही हैं। कितनी बुलेट निकल रही हैं? दो। एक बुलेट ये निकल रही है यहाँ से, एक बुलेट यहाँ पे निकल रही है। तो यहाँ पे जो ट्रिगर वाला होगा, मतलब बुलेट तो अंदर रखी रहती है यहाँ पे, तो इनको जो ट्रिगर मानने वाला होगा वो कितने होंगे? जब दो जगह से बुलेट निकल रही है, जो ट्रिगर करने वाले होंगे वो कितने होंगे? वो भी तो दो होंगे ना। समझ में आई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो क्या है एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? इन अ सीआरटी, सीआरटी मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग कोटिंग एक्वाडोग विच इज मेड अप ऑफ। मैंने आपको बताया था, ऐसे मान लो आपका ये सीआरओ की स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास मान लो सीआरओ की यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुकिएगा, जैसे मान लो ये आपकी सीआरओ की यहाँ पे क्या हो गई, स्क्रीन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीआरओ के नेक में, यहाँ पे सीआरओ के क्या करते हैं, नेक में, ये सीआरओ का यहाँ पे क्या नेक, दिस इज नेक ऑफ सीआरओ, सीआरटी। कहाँ गया फिर ये क्या आपका नेक ऑफ सीआरटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सीआरटी के नेक पे क्या कुछ करते हैं, कोटिंग लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोटिंग, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्वाडा कोटिंग। इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स उनको प्राइमरी बना देगा। तो हम किसकी कोटिंग करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट का सोल्यूशन की कोटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट की कोटिंग करते हैं, याद रखना इस चीज को सभी लोग। हम लोग किसकी कोटिंग करते हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट की कोटिंग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखना। द कैलिब्रेशन सिग्नल अवेलेबल फ्रॉम अ सीआरओ इज ऑफ फॉर्म। जो हम लोग का कैलिब्रेशन सिग्नल होता है सीआरओ का, वो किस फॉर्म का होता है? द कैलिब्रेशन सिग्नल अवेलेबल फ्रॉम सीआरओ इज ऑफ द फॉर्म। आप इसको ऐसे समझो कि सीआरओ में हमारे पास दो प्लेट होती है, एक्स प्लेट, एक होता है हमारे पास वाई प्लेट। तो वाई प्लेट पे तो हमारा अननोन सिग्नल होता है, हाँ या ना। हाँ। जो हमारा एक्स प्लेट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? वो हमारा स्वीप जनरेटर से कनेक्ट होता है, हाँ या ना। और स्वीप जनरेटर क्या करता है, आपका एक वेवफॉर्म जनरेट करता है, सॉ टूथ वेवफॉर्म। कैसी वेवफॉर्म जनरेट करता है वो? सॉ टूथ वेवफॉर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कैलिब्रेशन होता है किस बेस पे होता है, वो एक्स प्लेट के बेस पे होता है ना। जहां पे हम लोग स्वीप जनरेटर कनेक्ट करते हैं, वो किस तरह की वेवफॉर्म निकालता है? वो हमारा निकालता है किस तरह की, सॉ टूथ वेवफॉर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबको क्लियर हो गया कितना, सी। वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, सेवंथ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कुड बी यूज टू मेजर द पीक वैल्यू ऑफ एन इम्पल्स वोल्टेज। आपको यहां पे क्या करना है, इम्पल्स वोल्टेज है और उसकी पीक वैल्यू को रीड करना है। इम्पल्स सिग्नल होता है क्या, ये आपका इम्पल्स सिग्नल होता है। ये मान लो आपका, ठीक है, टाइम है, ये टाइम में आपका यहाँ पे जीरो एक्सेस है, जीरो वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जीरो पे जो आपका जीरो प्लस पे सिग्नल उठता है और जीरो प्लस पे खत्म हो जाता है। जीरो माइनस से शुरू होता है और जीरो प्लस पे खत्म हो जाता है। इसका जो मुझे क्या पता करना है, पीक वैल्यू, ये वाली वैल्यू पता करनी है। तो मैं किसके थ्रू मेजर करता हूं? पहली बात तो कभी भी धोखे से भी पीएमसी तो टिक मत करोगे, पीएमसी टिक नहीं कर सकते। एक है आपका सीआरओ, एक है आपका स्फीयर गैप वोल्ट मीटर। तो एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन बन जाता कभी कभी कि भाई स्फीयर गैप वोल्ट मीटर का काम क्या है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया है, जिससे मैं आपको बता पाऊं कि स्फीयर गैप वोल्ट मीटर का पर्पस क्या होता है, इंपल्स वोल्टेज को रीड करना। क्या करता है ये, इंपल्स वोल्टेज को रीड करता है। ये चीज आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना कहीं पे कि इंपल्स वोल्टेज कौन रीड करता है, स्फीयर गैप वोल्ट मीटर। और आप चाहो तो सीआरओ से भी ये चीज कर सकते हो, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी।
बी एंड सी, है ना। हम लोग चाहें तो स्फीयर गैप वोल्टमीटर और सीआरओ दोनों के थ्रू इंपल्स वोल्टेज को रीड कर सकते हैं। समझ में आया बात कि नहीं आया? आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या देखना सभी लोग, द स्वीप जनरेटर ऑफ अ सीआरओ इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। तो आपका जो स्वीप जनरेटर होता है सीआरओ में, ठीक है ना, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए, साइनोसोडल वोल्टेज फॉर द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। गलत बात भाई, वर्टिकल में तो हम अननोन सिग्नल देते हैं, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? सॉ टूथ वेव फॉर्म। हाँ, सॉ टूथ तो देते हैं फॉर द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट फॉर द इलेक्ट्रिकल बीम, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, मैं फिर से बता देता हूं कि दो प्लेट होती है, एक्स प्लेट और वाई प्लेट। वाई प्लेट पे तो हम देते हैं अननोन सिग्नल, और एक्स सिग्नल पे देते हैं हम यहाँ पे स्वीप जनरेटर का आउटपुट, जो कि हमारा क्या होता है? सॉ टूथ वेव फॉर्म। थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करना सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? टू इक्वल वोल्टेज। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सभी लोग, है ना। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, बताना फिर क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है? टू इक्वल वोल्टेज मतलब उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर। टू एक्स एंड वाई प्लेट ऑफ सीआरओ प्रोड्यूसेस एन सर्कल। क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? सर्कल। जैसे सर्कल आप सुनो ना, तो आप याद रखना जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 होगा या 270 होगा। 90 में होता है क्लॉकवाइज, इन में होता है काउंटर क्लॉकवाइज। देख लो भाई, तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो 30 नहीं हो सकता, 60 हो सकता, 150 नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में देख लो कि आपका चार जगह क्या है, चार वेव फॉर्म के सामने है, ये है, ये है, ये है, ये है, और फेज डिफरेंस आपका 45 डिग्री है। तो आपका यहाँ पे लिसाजियस पैटर्न क्या होगा? तो आप इसको ऐसे याद रखना, मैं बता देता हूँ प्रॉपरली तरीके से। आप इसको ऐसे याद रख लो, देखो एक सेकेंड, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता देता हूँ तो आप इससे याद रखो। देखो यहाँ पे आता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आता है इलिप्स, यहाँ पे आता है सर्कल, यहाँ पे आता है इलिप्स, यहाँ पे आता है इलिप्स, यहाँ पे आता है सर्कल, और यहाँ पे आता है इलिप्स। ऊपर जीरो से लेके जीरो है, ये आपका 180 डिग्री। यहाँ तक डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज। और इसका डायरेक्शन होती है आपकी काउंटर क्लॉक। तो देखो भाई 45 डिग्री है, 45 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो चेक कर लो भाई, ऐसा वेवफॉर्म कहाँ पे मिल रहा है आपको? डी डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया सोनल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया सभी को? ओके। इस क्वेश्चन को देखो फिर से सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? अ स्टेशनरी क्लोज्ड Lissajous pattern on an oscilloscope has 3 vertical tangent। कितने हैं टेंजेंट आपके पास? 3 हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितने आपके पास? 2। ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी कितनी? 3 किलोहर्ट्ज है। तो वर्टिकल इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? एफ बी अपॉन एफ एच इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डिवाइड बाय वर्टिकल टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल ने कितने आपके पास? यहाँ पे 3, वर्टिकल कितने हैं? 2। ठीक है ना। तो आपको एफ वी निकालना, तो एफ वी कुछ कितना हो जाएगा? एफ एच से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू 3 किलो हर्ट्ज, 9/2 कितना हो जाएगा? 4.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। देखो भाई, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल सबको पता है कि नहीं पता? थर्मोकपल आप लोगों को पता है कि नहीं पता? पता होगा आई थिंक। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू। कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज तक हम लोग थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं? इसका बताओ सभी लोग क्या हो सकता है आंसर? कितनी रेंज तक हम लोग, कितनी रेंज तक हम लोग थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं? तो क्या बोलोगे आप इसको? जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, जब बहुत मतलब कितना? आपका 1 मेगाहर्ट्ज तक, उतनी फ्रीक्वेंसी तक हम लोग
क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। तो 1 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कुछ जगह इसका आंसर 50 मेगा हर्ट्ज भी दिया हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर है वो कितना आपका सी है, जो एग्जाम में सही आंसर माना गया है ना। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन शायद से एक बार मुझे देख चेक करना पड़ेगा। ईएससी का क्वेश्चन है 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनका क्वेश्चन है आई थिंक ना। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया गया है, 1 मेगा हर्ट्ज, आप लोग एक बार वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो सोलर पैनल होते हैं, क्वेश्चन क्या आपका एक बार देख पढ़ो। सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू, किसी भी चीज को, मतलब ये आपके पास पहला सोलर पैनल है, ठीक है, ये आपका सेकेंड सोलर पैनल है, ये आपके पास 3 सोलर पैनल मैंने बना लिए, ठीक है। और इनको मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। इनको मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ये जो कनेक्शन है वो कैसा है, सीरीज में है, ठीक है ना। तो सीरीज में क्यों कनेक्ट करता हूँ भाई, मान लो अगर इसका 100 वोल्ट है, इसका 100 वोल्ट है, और ये इसका भी 100 वोल्ट है, और टोटल कितना वोल्ट है, 300 वोल्ट हो जाएगा। तो मुझे अगर वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उनको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, ठीक है ना। वोल्टेज रेटिंग को इंप्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सभी लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल ट्रांसड्यूसर, इनमें से आपका कौन सा ट्रांसड्यूसर है जो कि डिजिटल है। दो प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होता है आपका एनालॉग, एक होता है आपका डिजिटल। एनालॉग किसको बोलते हैं, एनालॉग किसको बोलते हैं, जहां पे आपका आउटपुट टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस हो, उसको हम बोलते हैं आपका एनालॉग। डिजिटल कहां पे, जहां पे पल्स के फॉर्म में हो, जहां पे चीजें पल्स के फॉर्म में देखने को मिल जाए, उसको हम बोलते हैं डिजिटल। तो हमारा जो डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है वो होता है इनकोडर। याद रखना, हमारा जो इनकोडर है वो हमारा क्या होता है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर का एक प्रकार है, ठीक है ना। बाकी तीनों पीजो इलेक्ट्रिक, फोटोवोल्टिक, थर्मोकपल, ये सभी हमारे क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है। मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपके आपके एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको भी देखो। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच इज यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ज्यादा सोचना ही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। पावर को कन्वर्ट नहीं करता भाई ना, पावर कन्वर्ट मत कर देना, एनर्जी को कन्वर्जन करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसको देख लो। ट्रांसफॉर्मर विच आर करेंट ट्रांसफॉर्मर विथ a rated current of 500 ampere or more are provided with a single turn primary winding in order। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि हमारा जो करंट ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना, क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़ो। जो करंट ट्रांसफॉर्मर है, करंट ट्रांसफॉर्मर में हमने प्राइमरी में सिंगल टर्न रखा हुआ है। क्या रखा है यहाँ पे, सिंगल टर्न, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बार प्राइमरी। मैंने बार बात बहुत बार बताया आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, बार प्राइमरी। तो क्वेश्चन बनता भी कि आपका बार प्राइमरी किसका होता है, तो बोलते हैं सीटी का बार प्राइमरी होता है। तो ऐसा हम क्यों रखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, टू प्रोवाइड करेक्शन फॉर रेटेड बर्डन। ऑप्शन बी, टू कीप द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन एमएफ टू द प्राइमरी वाइंडिंग एमएफआई टू रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस। ऑप्शन डी, टू कीप द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन एमएफ टू प्राइमरी एमएफ लो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग बार प्राइमरी यूज करते हैं जिससे हमारा क्या हो, एक्साइटेशन एमएमएफ टू प्राइमरी एमएमएफ हमारा क्या हो, लो हो, है ना। हमारा क्या हो, एक्साइटेशन एमएमएफ टू हमारा प्राइमरी एमएमएफ क्या हो, लो हो, उसके लिए हमें काम हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, डी, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो इस क्वेश्चन को भी। अ करेंट ट्रांसफॉर्मर मस्ट एट ऑल टाइम्स हैव, जो आपका करंट ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, क्या बोलोगे? अ सेकेंडरी लोड, शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी, आइदर ए एंड बी, नन ऑफ दिस। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो सीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर है, इसकी सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होनी चाहिए, है ना, कभी भी ये ओपन नहीं होना चाहिए। अब सेकेंडरी को ओपन नहीं करना मतलब क्या, या तो वहां पे एक लोड होना चाहिए सेकेंडरी लोड, या फिर इसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि करंट ट्रांसफर हमेशा या तो उसका लोड सेकेंडरी साइड है वो लोड कनेक्ट हो, या फिर आपका वहां पे शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन वो ओपन नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, क्योंकि हमको कभी भी उसको ओपन नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द सीट ऑफ बैकेलाइट, बैकेलाइट क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैं लिख देता हूं, दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। इफ अ सीट ऑफ बैकेलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट of an air capacitor, the capacitance option A will decrease, remain unchanged, will increase, become zero। तो क्या बोलोगे आप इस क्वेश्चन के लिए? देखो आपको याद होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, हाँ या ना? हाँ, ठीक है ना। आपके कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन आर डी, जो आपका ना एप्सिलॉन आर, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट विल गो, सॉरी ये नहीं होगा, इंक्रीज वाला क्या हो जाएगा, सी, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लो भाई। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज नॉट यूज फॉर, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते? तो मैंने बताया था प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक परफॉर्म कर सकते हैं, हीटिंग ऑफ ग्लास फॉर ग्लास वर्किंग ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास एक इंसुलेशन है और इंसुलेटर को हीट करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी है स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी वुड गिनिंग एंड ग्लू लाइन हीटिंग। तो लकड़ी को भी हम लोग गर्म कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कि जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसके लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्टरलाइनिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। हाँ ये बात अलग है कि मेडिकल साइड में हम इसका यूज करते हैं, जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, तो वहां पे डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज होता है, ऐसा है। लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टर्लिंग के लिए हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज, ये तो सबको पता है भाई कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ऑफ एयर, एक चीज बता दूं भाई, दो चीजें होती हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 8.854 इंटू 10⁻12, ये। और एक होता है आपका एप्सिलॉन आर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो याद रखना एयर की आपकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है कितनी होती है, दैट इज 1। ये 8.854 होती है, में टिक मत कर देना, दिस इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये रहा आज की क्लास के बारे में, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं किसके, मेजरमेंट के, जो कि सीबीटी 1 के लिए है। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लास्ट बार हमने किया है ना, दोबारा दोबारा कभी कभी कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हमने लास्ट बार करा है, दोबारा कभी दोबारा कर लेंगे, नए क्वेश्चन और कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोग अभी व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेना कि क्या वो सब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मर रख लें, क्या वो ट्रांसफॉर्म लोग सिंक्रोनस मशीन रख लें। बहुत लोगों का डाउट था कि सर मशीन बहुत वीक है, तो मेरा मन तो है कि क्या ना हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रख लें, क्या क्या बोलते हो आप लोग, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का पार्ट रख लें? आप लोग ट्रांसफॉर्मर बढ़िया रिवाइज कर लो कल पूरा दिन बैठ के, और कल हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। टॉप 150 क्वेश्चन जो कि सीबीटी 1 में अभी आपका
एसएससी जेई का जो होगा टीयर 1 उसमें बनने वाले हैं, ठीक है ना। सर मशीन वीक है, तो चलो एक काम करते हैं, कल से ट्रांसफॉर्मर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आराम आराम से सॉल्व करेंगे और आपको पूरे क्वेश्चन मैं याद करा दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।